गर्जना देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सीएम योगी ने खुद 17 नगर निगमों में जीत के लिए कमान संभाली है। बूथ प्रबंधन से लेकर मंडल सेक्टर तक मजबूत करने की रणनीति है, जहां भाजपा की जिले की टीमों को मजबूत करने की योजना है। सीएम योगी निकाय चुनाव से पहले नगर निगम में रैली करेंगे। 17 नगर निगम में सीएम योगी 1 से 2 रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रमुख नगर पालिका के लिए भी प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कमल खिलाने की पूरी तैयारी भाजपा की। निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मान रही है भाजपा, जहां सभी मंत्री, विधायक, सांसद निकाय चुनाव में जुटेंगे। बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी निकाय चुनाव में जुटेंगे। तो ये पूरा प्लान निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का, और इसकी कमान सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ है। तो निकाय चुनाव में जीत का योगी प्लान क्या है, ये अब जान लीजिए। निकाय चुनाव के जरिए जहां 2024 के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद 17 नगर निगम में जीत के लिए कमान संभाली है। यहां बूथ प्रबंधन से लेकर मंडल सेक्टर को मजबूत करने की पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है। भाजपा की जिले की टीमों को और मजबूत करने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी निकाय चुनाव से पहले नगर निगम में, हर नगर निगम में रैली करने वाले हैं। इसमें 17 नगर निगम में सीएम योगी 1 से 2 रैलियां करेंगे और साथ ही इसमें रोड शो भी शामिल है। प्रमुख नगर पालिका के लिए भी प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कमल खिलाने की पूरी तैयारी है। निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भाजपा मान रही है और इसी को लेकर ये तैयारी, और इसके अंतर्गत सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद निकाय चुनाव में जुटेंगे। यहां बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी निकाय चुनाव में जुटेंगे और ये पूरा प्लान है जो 2024 से पहले भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा जहां जिलों की टीमों को तैयार कर रही है, और इस दौरान जब प्रचार निकाय चुनाव के लिए शुरू होगा तो न सिर्फ सीएम बल्कि सारे विधायक, सांसद, मंत्री सभी सड़कों पर प्रचार करते नजर आएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने एक ट्वीट किया है। अब्दुल्ला आजम ने इस ट्वीट में लिखा है, बड़ा बदनसीब हूं, एक सच साबित नहीं कर सका। अब्दुल्ला आजम ने ये छोटा ट्वीट किया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का ये ट्वीट, जिसमें अब्दुल्ला आजम ने कहा कि बड़ा बदनसीब हूं, एक सच साबित नहीं कर सका। बता दें कि 2 जन प्रमाण पत्र मामले में जहां अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ी हैं, ऐसे में ये संभावना है कि हो सकता है अब्दुल्ला आजम इसी को लेकर अपनी व्यथा को बता रहे हैं। ये ट्वीट है, बड़ा बदनसीब हूं, एक सच को साबित नहीं कर सका। हालांकि अब्दुल्ला आजम के परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान जहां अपनी विधानसभा सीट को भी नहीं बचा पाए, उनकी विधायकी खारिज हुई। उसके बाद उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, 2024 में मोदी को हरा नहीं सकता। अखिलेश यादव लगातार तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, और यही बात है कि सबसे पहले वो आके दिल्ली में केसीआर से मुलाकात करते हैं। तो वहीं पर अगर बात करें तो अन्य राजनीतिक दलों में भी उनके साथ मेल मिलाप की नजरें हैं। वहाँ से इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि अब तमाम सारे विपक्षी दलों के एक साथ आकर के 2024 में बीजेपी को हराना है। देखिए, विपक्ष का काम होता है, जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं भयभीत नहीं है कि विपक्ष एक होगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार विपक्ष एक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आज भी खड़ी हुई है। कोई भी विपक्ष की एकजुटता कभी कोई भारतीय जनता पार्टी को हानि नहीं पहुंचा सकी जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें तो आप रायबरेली से आते हैं। रायबरेली भी विपक्ष का किला है और इस बार बीजेपी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बैठक भी हुई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। हाँ, निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ पहले कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सिर्फ सांसद हैं सोनिया गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन
एक तरफ जहां कांग्रेस और गांधी परिवार मिलकर के भारत जोड़ो का नारा देकर के देश में काम कर रहे हैं, वहीं रायबरेली छोड़ो भी दिखाई पड़ रहा है कि रायबरेली जब से सोनिया गांधी जी जीत के गई हैं वो कभी नहीं आई। रायबरेली छोड़ो, अमेठी भागो, भारत जोड़ो, इसके बाद कैसे अच्छा लगता है मेरी समझ में नहीं आता कि जो अपना घर छोड़ के भाग जाएगा, जो अपने घर नहीं जाएगा, वो पूरे देश को जोड़ पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, नरेंद्र मोदी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं और 2024 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। प्रश्न सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है कौशाम्बी से, जहां चायल सीट से सपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। गवाही के लिए जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश न होने पर ये NBW वारंट जारी किया गया है। पूजा पाल गैंगस्टर अतीक अहमद केस में सरकारी गवाह है। सपा विधायक पूजा पाल अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ 2008 में प्रयागराज के थुमनगंज थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में सरकारी गवाह है। कोर्ट के समन के बाद भी पेश नहीं हुई वे। कोर्ट ने पहले जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और 16 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है, जहां स्पेशल जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने NBW जारी किया है। चायल सीट से सपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, पूजा पाल के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जहां गवाही के लिए जिला कोर्ट में पेश न होने के चलते NBW जारी किया गया है। साफ तौर पर पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, जहां कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के वे विधायक हैं। एक और समाजवादी पार्टी की विधायक है जिनकी मुश्किलें बढ़ी। दरअसल गवाही के लिए हाजिर न होने पर यह गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में एक PhD स्कॉलर की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां इस हत्या की वारदात को मृतक छात्र के मकान मालिक ने ही अंजाम दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को 4 टुकड़ों में काटकर उसे गंग नहर में फेंक दिया। जब मृतक छात्र से उसके दोस्त संपर्क नहीं कर पाए तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने अब इस सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो गाजियाबाद में ये दिल दहला देने वाला टुकड़े टुकड़े कांड सामने आया, जहां गाजियाबाद में एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। PhD के छात्र की बेरहमी से हत्या हुई है, जहां अंकित खोखर नाम का ये छात्र है जिसकी हत्या हुई है और हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे फेंक दिया गया। गंग नहर में अलग अलग जगहों पर टुकड़े फेंके गए शव के, जहां मकान मालिक पर ही हत्या का आरोप लगा है। दरअसल मकान मालिक ने कुछ रुपए उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि अंकित से 60 लाख रुपए की उधारी थी। हत्या के बाद खाते से 40 लाख रुपए और निकाले गए। अंकित के दोस्त ने 12 दिसंबर को इसकी शिकायत पुलिस को दी। 2 महीने से गायब था अंकित और उसकी शिकायत जब दोस्तों के द्वारा पुलिस को दी गई। 6 अक्टूबर से बताया गया कि अंकित खोकर गायब था। उसके दोस्तों का परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। अपने पिता की इकलौती संतान था अंकित खोकर और PhD का स्टूडेंट था, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके शव के टुकड़े गंग नहर में फेंक दिए गए। क्या है गाजियाबाद का ये हत्याकांड, ये जान लीजिए। जहां गाजियाबाद की राधा एनक्लेव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। उमेश शर्मा नाम के शख्स ने इसके मकान में अंकित रहा करता था। बागपत का रहने वाला अंकित PhD कर रहा था। अंकित ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए में बेची थी और अंकित ने 60 लाख रुपए उमेश शर्मा को उधार दिए थे। उमेश ने बिजनेस करने के लिए बताया जा रहा है कि ये पैसे उधार अंकित से लिए थे और पैसे वापस ना करने पड़े, इसीलिए उसने अंकित को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उमेश ने नेट बैंकिंग से 40 लाख रुपए और निकाले उसके खाते से। घर में हत्या के बाद अब गंग नहर में शव के टुकड़े फेंकने का आरोप भी लगा है। उसके बाद 2 महीने से लापता होने के बाद दोस्त ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जब कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस की जांच में अंकित खोकर की हत्या का खुलासा हो गया, जिसने सभी को दहला दिया।
6 अक्टूबर 2022 ही उमेश शर्मा पर अंकित का आरोप लगा है, जहां हत्या के मामले में मकान मालिक समेत कई लोग अब हिरासत में लिए जा चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से शक्ति देंगे, उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। शक्ति, बताएं कि अब इस मामले में क्या चल रहा है? गिरफ्तारी सभी अभियुक्तों की हो चुकी है इस मामले में, पुलिस का और क्या कहना है? देखिए, जो दोनों लोग हैं जो कहते हैं जिन्होंने हत्या की और हत्या कर कर शव को टुकड़ों में नदी में फेंका, उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। और दोनों ही, अगर बात की जाए तो दोनों ही साथी हैं, दोनों दोस्त हैं, उमेश शर्मा और परवेश शर्मा। इन दोनों ने कहते मिलकर हत्या की और हत्या करने के बाद इन्होंने शव के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद इन्होंने शव को नदी में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। 2 महीने से अंकित खोकर गायब चल रहा था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से संपर्क नहीं साध रहा था। अंकित के आगे पीछे कोई नहीं है, दोनों ही माता पिता थे। वो उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद से ही वो अंकित खोकर जो है वो मोदी नगर में रह रहा था और लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। यानी कि अंकित खोकर मोदी नगर में जहां रह रहा था, जिस मकान मालिक के पास रह रहा था, उनकी जो धर्मपत्नी है उसे वो मुंह बोली बहन मानता था। वहीं एक और मकान था, उमेश शर्मा का एक और मकान था जिसमें कि अंकित खोकर रह रहा था। अंकित ने अपनी पुश्तैनी जो जमीन थी वो फेंकी थी और अंकित के खाते में काफी पैसा आया था, इसमें कि 60 लाख रुपए ले लिए थे और अब पूरे पैसे हड़पने की नीयत से जो ये उमेश शर्मा है, मकान मालिक है, इसने उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इसने 3 दिन तक शव को अपने घर में रखा और घर में रखने के बाद इसने एक आरी से उस शव के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक जो गंग नहर है वहां इसने 3 जगह पर वो टुकड़े फेंके, अलग अलग स्थानों पर फेंके, जो कि जो मकान मालिक उमेश शर्मा उसने पुलिस को बताया। वही इस पूरे केस का जो खुलासा किया है अंकित के दोस्त ने। दोस्त लगातार फोन कर रहा था और फोन करने के बाद जब अंकित फोन नहीं उठा रहा था तो उन्हें शक तो था, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास नहीं था कि अंकित कहीं गायब है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे तो हत्यारे ने कितनी भी कोशिश की हो कि वो कितनी भी बड़ी प्लानिंग करे और अपने गुनाह से बचकर निकल जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है और पुलिस ने अभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको दे दे बदायूं से, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी के सिर में चोट मारकर उनकी हत्या की गई। अपने घर में ही चारपाई पर लेटे थे पति पत्नी। ग्रामीणों की सूचना पर अब पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब एक बड़ी खबर, एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1 बना है। दर्शकों ने एबीपी गंगा को एक बार फिर से नंबर 1 का ताज पहनाया है। आपके प्यार और भरोसे के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। एबीपी गंगा ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। फिर से एबीपी गंगा सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा, नंबर 1 बन चुका है। दर्शकों ने एबीपी गंगा को हमेशा की तरह फिर से प्यार से नवाजा है। एक बार फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 बन गया है। आपके प्यार का भरोसे के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा की पूरी टीम आप सभी दर्शकों का शुक्रिया करती है। एक बार फिर से एबीपी गंगा को नंबर 1 बनाया है आप सभी दर्शकों ने। सभी ने एबीपी गंगा की खबर, उसके विश्वास पर अपना विश्वास जताया है और इस सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए एबीपी गंगा की पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों का शुक्रिया। एबीपी गंगा ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 बन गया है। दर्शकों की पहली पसंद लगातार एबीपी गंगा बना हुआ है। हर बड़ी कवरेज, हर बड़े अभियान में एबीपी गंगा का साथ सभी दर्शक देते हैं और इसी प्यार का ये नतीजा है कि एबीपी गंगा फिर से नंबर 1 बन चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे दें कुशीनगर से, जहां गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर रेल की पटरी टूटने की खबर है। गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर रेल संचालन रुका है। यूपी पुलिस के सिपाही की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टला है। दरअसल पुलिसकर्मी ने आरपीएफ और जीआरपी को सूचना देकर ट्रेन को पहले ही रुकवा दिया। रेल पटरी की मरम्मत का काम जारी है। हनुमानगंज थाने के पनियावा पिकेट के पास ये घटना घटी है, जहां आप देख सकते हैं कि काम अब चल रहा है रेल की पटरी की मरम्मत का।
उधर इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। एक और बड़ी जानकारी, फर्जी आधार कार्ड वाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में विधायक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आधार कार्ड बनाने का आरोपी अली अब भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल हुई है। फर्जी आधार कार्ड के जरिए सफर किया गया था और इस मामले में अब ये कार्रवाई। पढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 8 महीने बीत चुके हैं। 3.5 महीने बाद सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अभी भी लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी का पैसा नहीं भेजा गया। सर्दी में भी तमाम बच्चे बिना स्वेटर और जूते मोजे के ही स्कूल आ रहे हैं। एबीपी गंगा जब पड़ताल करने पहुंचा तो अभिभावकों ने अपना दर्द बयां किया। वर्तमान शैक्षिक सत्र को शुरू हुए लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका है, यानी कह सकते हैं कि सत्र कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। मार्च में सत्र खत्म होता है, अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके खाते में अब तक डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का पैसा तक नहीं पहुंचा है। सर्दी आ चुकी है, लेकिन अब तक इन बच्चों के खाते में स्वेटर का पैसा नहीं आया, जूते मोजे का पैसा नहीं आया। तमाम बच्चों ने तो अपने संसाधनों से, उनके अभिभावकों ने इनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। आपको दिखाते हैं कि स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं। उदयगंज में स्कूल है, यहाँ पर हमें तमाम छात्र छात्राएं भी दिख रहे हैं जिन्होंने पैर में जूते मोजे भी नहीं पहने। आप ये देखिए, ये बच्चे हैं चप्पल में स्कूल आ रहे हैं। जो यूनिफॉर्म के नाम पर कपड़ों की अगर बात की जाए तो आगे देखिए बच्चा जा रहा है, पैंट नहीं पहनी, लड़कियां जा रही हैं। एक चीज़ है किरण जी कि बच्चे ने यहाँ भी देख रहा हूँ अंदर तो स्वेटर पहना है, बाहर नहीं पहना यूनिफॉर्म, यानी कह सकते पूरी नहीं है। बच्ची ने जो सैंडल्स पहने हैं वो भी स्कूल यूनिफॉर्म के तो नहीं लग रहे। क्या वजह है? ये पैसा आया नहीं है बच्चों का और मेरे अपने पास से ही लेके दिया हुआ है। थोड़ी घर की भी समस्या है, इसलिए पर नहीं हो पा रहा है। बच्चों को हम देख रहे हैं, अब तो दिसंबर चल रहा है, बच्चों ने पैर में जूते नहीं है, किसी ने स्वेटर नहीं पहना, ऐसा क्यों? बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया है, लगभग आधे बच्चों के में जा चुका है, बाकी और प्रोसेस में है। बाकी और डिटेल आप विभाग से पूछिए। तो यहाँ पर मैम आखिर ये क्यों नहीं जा रहा? क्या मतलब क्या तकनीकी वजह है या कोई और वजह है जो नहीं जा रहा? देखिए, हमारे स्तर से तो कार्रवाई की जा चुकी है, आधार अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी प्रोसेस में टाइम लगता है, ज़्यादा संख्या है तो आधार वेरिफिकेशन के साथ ही जाएगा। बाकी और डिटेल तो विभाग बता पाएगा, विभाग के उच्च अधिकारी। देखिए, टीचर्स का कहना है कि अपनी तरफ से प्रोसेस कर दी है, कुछ समय लगता है, लेकिन आखिर कितना समय चाहिए विभाग को? ये भी एक सवाल उठता है। क्या सत्र बीतने के बाद ये पैसा खाते में जाएगा? लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है इन बच्चों। पूरी तरह से शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म पूरी तरह से नहीं मिली है और छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिली है। 8 महीने बाद भी यूनिफॉर्म का इंतजार ये नौनिहाल कर रहे हैं, ये छात्र कर रहे हैं। लाखों छात्रों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेशन शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है। अभिभावकों के खाते में जहां 1200 रुपए भेजे जाते हैं, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म का ये पैसा होता है। इसमें स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग के लिए पैसा भेजा जाता है, जो अभी तक नहीं पहुंचा। बिना स्वेटर के ही अब स्कूली बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि अगर पूरी तरह से बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं होगी, अगर वो ठंड में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कई बार बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। तो ऐसे में उनके भविष्य के साथ साफ तौर पर यह खिलवाड़ है। देखना होगा कि शिक्षा विभाग कब तक इस पर जागता है। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।